हेलो स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर नरेंद्र कुमार, सहायक आचार्य, राजकीय कला महाविद्यालय सीकर। आज हम इमाइल दुर्कheim का जो विचार है समाज में श्रम विभाजन, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि मैंने बताया था कि इमाइल दुर्कheim के दो विचार आपके सिलेबस में हैं। नंबर 1 सामाजिक तथ्य और दूसरा समाज में श्रम विभाजन। सामाजिक तथ्य का हमने अध्ययन कर लिया था और समाज में श्रम विभाजन का हम अध्ययन आज करेंगे। समाज में श्रम विभाजन यानी कि डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी। दुर्कheim का ये सिद्धांत उनकी पुस्तक है एक द डिवीजन ऑफ लेबर, जो 1893 में प्रकाशित हुई थी। इस पुस्तक में दिया गया है। दुर्कheim ने एक्चुअल में इस विषय पर पीएचडी की थी और इसी पीएचडी की थीसिस को उन्होंने पुस्तक के रूप में प्रकाशित करवाया था। यह पुस्तक 3 खंडों में विभक्त है। इसका जो प्रथम खंड है वह है श्रम विभाजन का प्रकार्य, यानी श्रम विभाजन की क्या उपयोगिता है समाज में। पुस्तक का दूसरा खंड श्रम विभाजन के कारण और परिणामों का विश्लेषण करता है, यानी श्रम विभाजन के क्या कारण हैं और उसके क्या परिणाम निकले, इन पे जोर देता है। और श्रम विभाजन का जो तीसरा पार्ट है, जो पुस्तक का तीसरा खंड है, उसमें श्रम विभाजन के असामान्य स्वरूपों की चर्चा की गई है। तो मैं सबसे पहले श्रम विभाजन का मतलब क्या है इस पर चर्चा करूंगा। जैसा कि हम सब जानते हैं, मैं इसे एक उदाहरण के द्वारा समझाना चाहता हूं कि हमारे परंपरागत भारतीय समाज को अगर हम देखें तो वहाँ पर अनेक जातियाँ विद्यमान थी और सभी जातियों के अपने अलग अलग व्यवसाय हुआ करते थे। इस प्रकार कोई भी एक जाति सभी व्यवसायों को नहीं करती थी, बल्कि प्रत्येक जाति अपना अलग अलग व्यवसाय करती थी और एक दूसरे पर व्यावसायिक आवश्यकताओं के लिए निर्भर भी थी। तो इस प्रकार अलग अलग लोगों के बीच में, अलग अलग समूह के बीच में कार्य को बांट देना, इसे दुर्कheim ने श्रम विभाजन कहा था। कार्य को बांटने की प्रक्रिया हम उद्योगों के अंदर भी देखते हैं, कारखानों में भी देखते हैं, फैक्ट्रियों में भी देखते हैं, लेकिन दुर्कheim उसे श्रम विभाजन का आर्थिक पक्ष मानते हैं, आर्थिक स्वरूप मानते हैं। दुर्कheim का कहना है कि श्रम विभाजन का जो सामाजिक पक्ष है, वहाँ हमारा मतलब ये है कि समाज के अंदर जब विभिन्न लोगों के बीच में कार्य का बंटवारा हो जाता है, तो इस प्रकार समाज की एकता और समाज के स्वरूप पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो इस प्रकार दुर्कheim श्रम विभाजन को इस एंगल से देखते हैं। दुर्कheim ने अपने पुस्तक के प्रथम खंड में श्रम विभाजन के प्रकारों की चर्चा की। उन्होंने बताया कि श्रम विभाजन एक नैतिक कार्य है, नैतिक आवश्यकता है। नैतिक आवश्यकता का मतलब ये होता है कि जिसे समाज महत्वपूर्ण मानता हो, आवश्यक मानता हो और अपने लिए जरूरी मानता हो और जिसे समाज सहमति दे, उसे हम नैतिक मानते हैं, यानी समाज उसे नैतिकता प्रदान करता है। तो दुर्कheim ने कहा कि श्रम विभाजन एक नैतिक कार्य है, एक नैतिक वास्तविकता है और अर्थात ये समाज के लिए आवश्यक है, समाज की सहमति इसके साथ है और यह अनेक प्रकार या कार्य पूर्ण करता है, जैसे नवीन समूह का निर्माण और उनकी एकता को बनाए रखना। दुर्कheim का मत है कि जब जनसंख्या के आकार और घनत्व में वृद्धि हो जाती है तो लोगों के सामने कार्य का संकट पैदा हो जाता है और जब कार्य का संकट पैदा हो जाता है तो उनके बीच में एक छीना झपटी या संघर्ष शुरू हो सकता है, जिससे समाज की एकता खतरे में पड़ जाती है। अतः जब जनसंख्या बढ़ जाती है, घनत्व बढ़ जाता है, तो उनके बीच में एक श्रम विभाजन कर दिया जाना चाहिए या हो जाता है। तो इस प्रकार अनेक व्यावसायिक समूह का निर्माण हो जाता है, नवीन समूह का निर्माण हो जाता है और समाज के अंदर जो एकता है वह पुनः संरचित होती है। तो दुर्कheim ने श्रम विभाजन का एक जो प्रमुख कार्य है वह नवीन समूह का निर्माण और उनकी एकता को बनाए रखना बताया।
दुर्कहेम ने सामाजिक एकता पर चर्चा करते हुए कहा कि हम सामाजिक एकता को माप नहीं सकते कि समाज में एकता का स्तर क्या है और एकता का स्वरूप क्या है। इस संबंध में उन्होंने बताया कि हम समाज की एकता को कानून के द्वारा कानून के स्वरूप से नाप सकते हैं या माप सकते हैं। उन्होंने कहा कानून दो प्रकार के होते हैं, एक दमनकारी कानून यानी रेप्रेसिव लॉ और दूसरा प्रतिकारी कानून यानी रेस्टिट्यूटिव लॉ। दुर्कहेम ने बताया कि दमनकारी कानून ऐसे सार्वजनिक कानून होते हैं जिनका संबंध पीड़ा पहुंचाने से होता है, अर्थात ये कानून परंपरागत, आदिम या कृषक समाज में पाए जाते हैं, जिसके अंदर हाथ के बदले हाथ या आंख के बदले आंख जैसे दंड दिए जाते हैं। जिन समाजों में इस प्रकार के कानून पाए जाते हैं वहाँ यांत्रिक एकता पाई जाती है। यांत्रिक एकता का मतलब यह है कि वहाँ पर सभी लोग एक ही प्रकार का जीवन जीते हैं, एक ही प्रकार की विशेषज्ञता रखते हैं, एक ही प्रकार का वहाँ का परिवेश और वातावरण, खान पान, रहन सहन होता है। अतः इस समानता के कारण उनमें जो एकता पाई जाती है उसे उन्होंने यंत्र की भांति एकता बताया है, यांत्रिक एकता बताया है। अंग्रेजी में इसे मैकेनिकल सॉलिडरिटी कहते हैं। प्रतिकारी कानून के बारे में उन्होंने बताया है कि यह समाज में सामान्य स्थिति पैदा करने में सहायक होते हैं। इनका आधार श्रम विभाजन होता है और जिन समाजों में ये पाए जाते हैं वहाँ सावयवी एकता पाई जाती है। इसका मतलब ये होता है कि जिन समाजों में लोगों के बीच में श्रम विभाजन पाया जाता है वहाँ पर लोगों के बीच में जो संबंध होते हैं वे कॉन्ट्रेक्चुअल या संविदात्मक होते हैं। अगर आप किसी व्यक्ति का कोई नुकसान पहुंचाते हैं तो कानून आपको उस नुकसान की भरपाई करने के लिए कहेगा। तो इस प्रकार के जो कानून होते हैं उनको दुर्कहेम ने प्रतिकारी कानून कहा है, अंग्रेजी में रेस्टिट्यूटिव लॉ कहा है। और ऐसे कानून सावयवी समाज यानी श्रम विभाजन वाले समाजों में पाए जाते हैं। दुर्कहेम, अब हम आगे बढ़ते हैं और जो दुर्कहेम ने जो श्रम विभाजन के प्रकार्य और कारण और इस पर चर्चा की है, तो उन्होंने श्रम विभाजन के कारणों पर चर्चा करते हुए कहा कि श्रम विभाजन के कारण क्या है, समाज में श्रम विभाजन क्यों होता है। इस संबंध में उन्होंने इसके कुछ कारणों का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि जनसंख्या के आकार और घनत्व में जब वृद्धि होती है तो समाज का नैतिक घनत्व बढ़ता है। नैतिक घनत्व का मतलब लोगों के बीच में संपर्क और मिलना जुलना, भौतिक दूरी कम होती है, मिलना जुलना बढ़ जाता है, संपर्क बढ़ जाता है। तो इस प्रकार इसे नैतिक घनत्व कहा गया है। लोग आपस में अस्तित्व के लिए संघर्ष करना शुरू कर देते हैं। संघर्ष इसलिए करते हैं क्योंकि उनमें संसाधनों के लिए और आवश्यक जीवन जीने की आवश्यक वस्तुओं के लिए आपस में एक संघर्ष होता है, जिसे अस्तित्व के लिए संघर्ष होना बताया गया है। इस प्रकार नंबर 2, दुर्कहेम ने कहा है कि सामूहिक आत्मा का भी उत्तरोत्तर ह्रास हो जाता है। तो यहाँ पर दुर्कहेम ने दो कारणों की चर्चा की है, नंबर 1 जनसंख्या के आकार और घनत्व में वृद्धि और नंबर 2 सामूहिक आत्मा का उत्तरोत्तर ह्रास। दुर्कहेम ने कहा है कि जब समाज में जनसंख्या बढ़ जाती है और धीरे धीरे समाज की सामूहिक आत्मा का भी उत्तरोत्तर ह्रास हो जाता है। सामूहिक आत्मा का मतलब यहाँ पर यह है कि जो परंपरागत समाज होते हैं वहाँ पर लोग समान प्रकार के होते हैं, समान प्रकार का जीवन जीते हैं। तो उनमें जो सामूहिक आत्मा होती है वह बहुत सुदृढ़ होती है। वे आने वाली समस्याओं का मिलकर सामना करते हैं। अगर कोई व्यक्ति समाज विरोधी कार्य करता है तो उसका मिलकर सामना करते हैं, उसे मिलकर दंड देते हैं। तो इस प्रकार ये जो एकता है, सामूहिक एकता, उसे उन्होंने सामूहिक आत्मा का नाम दिया है। वह धीरे धीरे उसमें कमी आने लगती है, लोगों को परंपराओं से मुक्ति मिलने लगती है, स्वतंत्र वृत्तियों का विकास होने लगता है और पैतृकता यानी पैटर्निटी का प्रभाव कम होने लगता है। यानी परंपराओं का और पैतृक परंपराओं का और जो ऐसी परंपराएं जो काफ़ी पहले से चली आ रही हैं उनका प्रभाव मानव जीवन पे कम होने लगता है और महिलाओं, पुरुषों सभी पर पूर्व पीढ़ी का जो प्रभाव है, वृद्धों का जो प्रभाव है, उसका में भी कमी आने लगती है। इस प्रकार दुर्कहेम ने श्रम विभाजन के दो कारण बताए, जनसंख्या का आकार व घनत्व का बढ़ना और सामूहिक आत्मा का उत्तरोत्तर
ह्रास होना या सामूहिक आत्मा में उत्तरोत्तर कमी होना। इस प्रकार इन दो कारणों की वजह से श्रम विभाजन अनिवार्य हो जाता है। और जब श्रम विभाजन समाज में हो जाता है तो श्रम विभाजन से अनेक फायदे भी होते हैं। समाज को अनेक प्रकार से फायदे होते हैं जिन्हें दुर्कहेम ने श्रम विभाजन के प्रकार के रूप में परिभाषित किया है। उन्होंने बताया कि जब श्रम विभाजन होता है तो श्रम विभाजन के फलस्वरूप समाज में प्रकार्यात्मक स्वतंत्रता व विशेषीकरण पाया जाता है। प्रकार्यात्मक स्वतंत्रता का मतलब ये होता है कि जब कोई व्यक्ति श्रम विभाजन के फलस्वरूप काम का एक छोटा हिस्सा ही करता है तो उसे उस काम को करने की पर्याप्त स्वतंत्रता मिल जाती है और उस काम को वह अपने स्तर पर किसी भी तरीके से आगे बढ़ा सकता है, विकसित कर सकता है, वह उस काम का एक्सपर्ट हो जाता है। इसे ही उन्होंने विशेषीकरण कहा है। तो इस प्रकार जब व्यक्ति किसी एक काम से जुड़ा होता है तो वह उस काम से उसको न केवल काम करने की, किसी भी तरह से करने की, किसी भी समय करने की स्वतंत्रता मिलती है, बल्कि वह उस काम का विशेषज्ञ भी हो जाता है। नंबर 2, सभ्यता का विकास। जब श्रम विभाजन हो जाता है तो लोग अलग अलग प्रकार के कार्य करते हैं, उससे उनका विशेषीकरण हो जाता है और नए नए वे आविष्कार करते हैं। परिणाम स्वरूप सभ्यता का विकास हो जाता है और सामाजिक प्रगति होती है। दुर्कहेम ने बताया है कि श्रम विभाजन के फलस्वरूप सामाजिक परिवर्तन भी आते हैं, क्योंकि नवीन समूह का निर्माण होता है, नवीन व्यवसायों का आगमन होता है, लोगों के बीच में एकता का एक नवीन प्रकार की एकता संचालित होती है, तो इससे समाज के अंदर बदलाव भी आते हैं। दुर्कहेम ने कहा है कि इससे नवीन समूह की उत्पत्ति भी होती है, अर्थात अनेक नवीन समूह अस्तित्व में आते हैं जो पहले अस्तित्व में नहीं थे, क्योंकि समाज के अंदर नवीन प्रकार के कार्यों का आगमन हो चुका है, नवीन प्रकार का श्रम विभाजन हो चुका है, जिससे लोगों को नवीन प्रकार का कार्य मिलता है, वे नवीन प्रकार के समूह का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार ये भी एक श्रम विभाजन का प्रकार है। दुर्कहेम ने कहा है कि श्रम विभाजन के फलस्वरूप व्यक्ति को स्वतंत्रता मिलती है, अतः व्यक्तिवादी विचारधारा का विकास होता है। दुर्कहेम ने यह भी कहा है कि श्रम विभाजन के फलस्वरूप समाज में स्वाभाविक एकता का संचालन होता है, क्योंकि सभी लोग अलग अलग कार्य करते हैं, परंतु वे विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं के लिए एक दूसरे पर निर्भर भी होते हैं। जिस प्रकार दूध बेचने वाला व्यक्ति नाई पर निर्भर है, नाई दूध वाले पर निर्भर है, इसी प्रकार दुकानदार नाई पर निर्भर है और वस्तु खरीदने के लिए नाई दुकानदार पर निर्भर है। तो इस प्रकार की जो एकता है, एक दूसरे पर निर्भर होने की वजह से जो समाज में एकता बनती है, उसे उन दुर्कहेम ने स्वाभाविक सामाजिक एकता कहा है। आगे दुर्कहेम ने श्रम विभाजन का जो अपनी जो पुस्तक है उसका तीसरा खंड है, उसमें श्रम विभाजन के कुछ असामान्य स्वरूपों की चर्चा की है। इसमें दुर्कहेम ने बताया है कि श्रम विभाजन के कुछ असामान्य स्वरूप हो सकते हैं। इस संबंध में दुर्कहेम ने बताया है कि श्रम विभाजन के 3 असामान्य स्वरूप हो सकते हैं। नंबर 1, आदर्शहीन श्रम विभाजन, जिसे एनोमिक डिवीजन ऑफ लेबर कहा जाता है। इस प्रकार का जो असामान्य श्रम विभाजन है, इसका मतलब ये होता है कि हम जानते हैं कि श्रम विभाजन के दौरान विभिन्न प्रकार के कार्यों में परस्पर सामंजस्य होना चाहिए, परंतु कई बार स्थिति ऐसी होती है कि श्रम विभाजन के फलस्वरूप जो कार्यों का विभाजन किया गया है उनके अंदर परस्पर सामंजस्य नहीं होता, वरन वे एक दूसरे का सहयोग करने की बजाय एक दूसरे के विकास में बाधक बनते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर श्रम विभाजन के फलस्वरूप सहयोग और संबद्धता न बन करके बाधा उत्पन्न हो रही है। तो इस प्रकार के श्रम विभाजन को आदर्शहीन श्रम विभाजन या एनोमिक डिवीजन ऑफ लेबर कहा गया है। इस प्रकार का जो श्रम विभाजन है कई बार आर्थिक जीवन में देखने को मिलता है, जहाँ पर श्रमिक और मालिक आपस में एक दूसरे की मदद और सहयोग करने के बजाय एक दूसरे के खिलाफ काम करते हैं, कर्मचारी हड़ताल करते हैं और मालिक उनके खिलाफ कार्य करते हैं। तो इस प्रकार का जो श्रम विभाजन है वह समाज के लिए एकता बढ़ाने वाला नहीं होता, बल्कि समाज के लिए विघटनकारी होता है। एक दूसरा प्रकार का असामान्य स्वरूप है बलात् श्रम विभाजन। इस प्रकार का श्रम विभाजन तब पाया जाता है जब कोई व्यक्ति किसी विशिष्ट कार्य को करने में रुचि नहीं लगता है और वह अपने काम को बदलना चाहता है, परंतु समाज के नियम इस प्रकार के हैं कि वह उन कानूनों को बदल नहीं सकता, अपने कार्य को बदल नहीं सकता और
उसे वही कार्य करना पड़ता है जो कार्य वह नहीं करना चाहता, परंतु चूंकि उसको वह आवंटन हो चुका है तो वह उसे वही कार्य करना पड़ता है। परिणाम स्वरूप ये एक प्रकार का फोर्स्ड डिवीजन ऑफ लेबर है। बलपूर्वक व्यक्ति को विशिष्ट कार्य करने के लिए दबाव डालना है। तो इस प्रकार का जो श्रम विभाजन है उससे समाज में एकता स्थापित नहीं होती, बल्कि समाज में विघटन की स्थिति पैदा हो सकती है। एक तीसरे प्रकार का जो श्रम विभाजन असामान्य श्रम विभाजन है वह है व्यक्तिगत कार्य की अपर्याप्तता। दुर्कहेम ने कहा कि कई बार श्रम विभाजन के दौरान ये समस्या सामने आती है कि जिन लोगों के बीच में कार्य का वितरण किया गया है उनमें किसी एक व्यक्ति बीच वाले व्यक्ति के पास पर्याप्त कार्य नहीं हो पाता है। तो चूंकि उसके पास पर्याप्त कार्य नहीं है तो ऐसी स्थिति के कारण वह व्यक्ति कार्य नहीं कर पा रहा होता है, और इस प्रकार व्यक्तिगत कार्य के न होने की वजह से लोगों के बीच में एक विशिष्ट कार्य में लगे हुए विभिन्न लोगों के बीच में एकता स्थापित नहीं होती। सभी लोगों को कार्य से जोड़े रखने के लिए आवश्यक होता है कि सभी लोगों को बराबर कार्य दिया जाए और लगभग समान प्रकार से कार्य का वितरण किया जाए, परंतु कई बार ऐसा होता है कि किसी एक व्यक्ति के पास कार्य का अभाव होता है और बाकी के पास कार्य जो शेष कार्य वो बटा होता है। तो ऐसी स्थिति में कार्य करने वाले लोग आपस में जुड़ नहीं पाते, संबद्ध नहीं हो पाते, अतः उनमें सहयोग नहीं हो पाता। अतः ऐसा श्रम विभाजन समाज के लिए एकता प्रदान करने वाला नहीं होता है। तो ऐसे श्रम विभाजन को दुर्कहेम ने व्यक्तिगत कार्य की अपर्याप्तता के रूप में बताया है। इस प्रकार दुर्कहेम का ये एक प्रमुख सिद्धांत है श्रम विभाजन का सिद्धांत, और वह सिद्धांत समाज की जो एकता है उस एकता पर आकर के अंत में टिक जाता है, और इस एकता का निर्धारण वह कानून के रूप में करता है। तो इस प्रकार ये जो दुर्कहेम का सिद्धांत है वह परंपरागत समाज और आधुनिक समाज के बीच में एक अंतर प्रकट करता है। उनके अनुसार परंपरागत समाज के अंदर जो एकता है वह यांत्रिक एकता है, और आधुनिक समाजों में श्रम विभाजन पाया जाता है। अतः यहाँ पर पाई जाने वाली एकता को उन्होंने सावयव एकता कहा है। अब मैं अंत में इस पूरे सिद्धांत को मैं आपके सामने एक बार और बताना देना चाहता हूँ कि दुर्कहेम ने इस पुस्तक को 3 खंडों में विभक्त किया है। पहले भाग में उन्होंने श्रम विभाजन के प्रकारों के बारे में चर्चा की है। उन्होंने श्रम विभाजन के प्रकारों के बारे में चर्चा करते हुए कहा कि श्रम विभाजन से समाज के अंदर नवीन समूह का निर्माण होता है और समाज की एकता को बनाए रखने में मदद मिलती है। उसके बाद उन्होंने जो समाज की एकता का निर्धारण करने के लिए कानूनों का जिक्र किया है कि कानून 2 प्रकार के होते हैं, दमनकारी कानून, प्रतिकारी कानून, जिसका मैंने चर्चा आपके सामने पहले ही कर दी थी। उसके बाद में उन्होंने समाज में श्रम विभाजन के कारण क्या होते हैं उस पर चर्चा की। उन्होंने 2 कारण बताई, जनसंख्या के आकार व घनत्व में वृद्धि, और दूसरा उन्होंने बताया सामूहिक आत्मा का उत्तरोत्तर ह्रास। और अंत में उन्होंने श्रम विभाजन के प्रकारों पर चर्चा की जो आपके सामने हैं, जिसमें प्रमुख रूप से प्रकार्यात्मक स्वतंत्रता, विशेषीकरण, सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक प्रगति, नवीन समूह की उत्पत्ति, व्यक्तिवादी विचारधारा और सावयवी सामाजिक एकता का विकास को उन्होंने प्रमुखता दी। और अंतिम जो खंड है पुस्तक का उसमें उन्होंने श्रम विभाजन के कुछ असामान्य स्वरूपों की चर्चा की, जिसमें आदर्शहीन श्रम विभाजन, बलात् श्रम विभाजन और व्यक्तिगत कार्य की अपर्याप्तता वाला श्रम विभाजन, इन 3 प्रकारों में उन्होंने उसको वर्गीकृत किया है। तो कुल मिलाकर के ये सिद्धांत एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिसने समाज में पाए जाने वाले श्रम विभाजन को एक विशिष्ट रूप से देखा। और दुर्कहेम ने यह बताया कि श्रम विभाजन कोई व्यक्ति नहीं करता है बल्कि समाज स्वयं करता है, और श्रम विभाजन के माध्यम से समाज अपनी एकता को प्राप्त करता है, यानी अपनी समाज अपनी एकता को बनाए रखता है। जब समाज यांत्रिक प्रकार का था, परंपरागत प्रकार का था, तो सभी लोगों में एक समानता थी, सभी लोग एक ही प्रकार का जीवन जीते थे। तो उस समय जो एकता थी वह यांत्रिक एकता थी। लेकिन जब जनसंख्या का विस्तार हुआ, घनत्व बढ़ा और पैतृकता का ह्रास हुआ, सामूहिक आत्मा का ह्रास हुआ, तो समाज के अंदर अलग श्रम विभाजन प्रारंभ हुआ और नवीन समूह का निर्माण हुआ। अब जो श्रम विभाजन प्रारंभ हुआ है उससे समाज के अंदर एकता की समस्या खड़ी हुई। लोग अलग अलग कामों को करने लगे, तो प्रश्न ये खड़ा होता है कि जो लोग अलग अलग काम करते हैं उनमें एकता कैसे हो सकती है। तो दुर्कहेम ने बताया है कि
ऐसी स्थिति में समाज ने लोगों को एक दूसरे पर अंतर्निर्भर बनाया और इस प्रकार अंतर्निर्भरता से जो समाज अस्तित्व में आया वह सावयवी समाज कहलाया। सावयवी समाज का मतलब यह होता है कि जिसमें विभिन्न अंग एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, तो उसे सावयव कहते हैं। और ऐसे समाज के अंदर जो एकता पाई जाती है उसे सावयवी एकता कहते हैं। तो इस प्रकार दुर्कहेम ने एकता, कानून और समाज के प्रकार आदि सभी को जोड़ करके अपना एक सिद्धांत विस्तृत रूप में प्रस्तुत किया और ये इनकी पुस्तक में उन्होंने उद्धृत किया, जिसे उन्होंने 1893 में प्रकाशित किया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये कुछ समझ में आया होगा। और बाकी आप इसके नोट्स को पढ़ना और एक क्विज भी मैं डालूँगा, उसको सोल्व करना, तो ये ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। आप लोगों ने इसको ध्यान से सुना है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।